जैसे कि आप जानते होंगे, अभी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने भी राम वन गमन जो मार्ग है, राम का जो वनवास हुआ था, जिस जगह से, जिस स्थान से श्री राम ने यहाँ प्रवेश किया था, और जिस जगह तक इन्होंने अपना अंत किया था, जो इनका रास्ता था, उस रास्ते को सजाने संवारने की जिम्मेदारी ली है। और करीबन कहा जाता है लगभग 51 जो स्थान है उस क्षेत्र से राम जी यहाँ पर प्रवेश किए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना वनवास गुजारा था। ये मैप में आप देख सकते हैं, कोरिया जिले से इन्होंने प्रवेश किया था और लास्ट ये बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में आपको इनका आगमन देखने मिलेगा। चलते हैं आप महाभारत काल में। महाभारत काल में अगर देखें तो आपको मोस्टली जो है जगहों के नाम, जो प्राचीन नाम है, या क्वेश्चन में आता है एग्जाम में पीएससी में कि महाभारत काल में अमुक स्थान का नाम क्या था, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसीलिए आप पहले ये लिस्ट को देख लीजिए, फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसका डिस्कशन हम कर रहा हूं, वह है सिरपुर, जिसे चित्रांगदपुर के नाम से जानते हैं। चित्रांगदपुर के नाम से जानते हैं। हुआ यह था कि जब अर्जुन वनवास में जाते हैं, जब कुछ कारण से इन्हें वनवास में जाना पड़ता है, तो उनका विवाह होता है चित्रवाहन की पुत्री, जिनका नाम होता है चित्रांगदा। चित्रांगदा से इनका विवाह होता है वनवास के दौरान, और इस चित्रांगदा या चित्रवाहन के नाम पर ही जो महानदी का नाम आप देखे थे, महानदी का नाम यहाँ पर चित्रोत्पला जो नाम देखे थे, यह चित्रोत्पला जो नाम है महानदी का, वो चित्रांगदा और चित्रवाहन के नाम के कारण ही पड़ा है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर लास्ट शिशुपाल के बारे में जैसे आप जानते हैं, चेदी नरेश होता है और इसके बारे में एक कहानी यहाँ मिलती है कि यह श्री कृष्ण को बहुत सारी गालियां देता है, और एक टाइम बाद जब श्री कृष्ण यह जान जाते हैं कि यह अब नहीं सुधरेगा, तो श्री कृष्ण द्वारा चक्र से शिशुपाल का वध किया जाता है, और इस शिशुपाल के नाम पर ही इस जगह का नाम शिशुपाल पर्वत पड़ा। शिशुपाल पर्वत पड़ा, और यह जगह मिलेगा आपको, जो पर्वत है वह कहाँ मिलेगा, महासमुद्र था। और आज हम लोग देखेंगे गुप्त वाकाटक, जो दोनों समकालीन जो दोनों साम्राज्य हैं उनका उदय कैसे हुआ और इनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव कैसे पड़ा, इन सब की चर्चा करेंगे। में देखिए, इसके पहले दक्षिण के क्षेत्र में वाकाटक, जो सातवाहन वंश समाप्त होता है उसके बाद, और दूसरा उत्तर की ओर गुप्त वंश। ये दो साम्राज्यों का उदय होता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य का राजधानी कौन सा होता है, पाटलिपुत्र, और वाकाटक वंश का नंदीवर्धन के आसपास ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तीसरा एक राजवंश और रहता है जो इनके लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहता है, वह है पश्चिम क्षत्रप, जिसे शक राजा के नाम से जानते हैं। शक, यहाँ पर पश्चिम की ओर गुजरात के क्षेत्र में शक राजा हुआ करते थे, जो इनके लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहा करते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले गुप्त वंश के बारे में, उसके बाद वाकाटक वंश के बारे में किया जा चुका है। आज के क्लास में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि वैदिक काल के बाद कैसे नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख होते हैं, और भारतीय राजवंशों का भी उदय होता है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इनका जो विशेष प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा आज के टॉपिक में। यहाँ पर देख लेते हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपदों के बारे में विवरण देखने मिलता है, जो गंगा घाटी में, गंगा नदी के आसपास ये पूरे जो 16 महाजनपद है फैले हुए थे, जिसमें कौशल के बारे में हम देखेंगे। जैन धर्म में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर शुरू से देखें तो इनके तो कुल 24 तीर्थंकर हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना जैसे कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह में, और इनके जो पिता होते हैं उनका नाम होता है शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। कलचुरी वंश को जानने से पहले आपको इनके पूरे बेसिक से, यानी जहां से इनकी उद्भव हुए थे, ये जहां से उत्पन्न हुए थे, उसको हम लोग पूरा देखेंगे। तो कलचुरी वंश को अगर जानना हो तो इनकी सबसे ज़्यादा शाखाएं भारतवर्ष में बहुत जगह देखने मिलेंगी। एक तो महिष्मती जो जानते हैं आप, जिसे महेश्वर नाम से मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी के निकट आप महेश्वर नाम से एक जगह है जहां पर कलचुरियों का पहले आपको शासन देखने मिलेगा। इस जगह पर देखेंगे हम
महेश्वर। महेश्वर के लोगों को उस समय कहा जाता था है वंश। कलचुरी देख लेते हैं कि इतिहास का विभाजन हम किस प्रकार करते हैं। इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो हम इसे 3 पार्ट में मुख्यतः बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है इतिहास। क्योंकि इतिहास का जो काल है ये बहुत लंबा है, इसे आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो छोटे छोटे पार्ट में तो डिवाइड करना जरूरी है। तो इस छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन ही हम क्या कहते हैं, इसे इतिहास के भाग कहते हैं। जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें मैं पाषाण काल के बारे में पूरा अध्ययन आपको करवाऊंगा। उसके पहले ये तीनों चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य क्या होता है और इतिहास क्या होता है। अगर आप जैसे देखते हैं घर में जैसे बच्चे होते हैं, छोटा जो बच्चा होता है उसे शुरुआत में कुछ चीजों की समझ नहीं होती, कोई भी जानकारी नहीं होती। वह जो बाहर चीजें देखता है वही अनुभव वह घर में बताता है, क्योंकि उसके पास ना पढ़ने की कोई शैली होती है, ना लिखना वह जानता है। तो वह क्या करता है, दीवारों में कुछ कुछ कलाकारियां करता है, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स या डिजाइन बनाता है। जो चीजें वो बाहर देखता है उसे अपने घर की दीवारों में बनाता है। यही बिल्कुल चीज आपको प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव के युग में देखने मिलेगी कि जैसे वो बच्चा कुछ जानकारी नहीं रखता, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यही चीजें आदि मानव के काल में हुआ करती थी। उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती थी कि चित्रकारी क्या होती है या पेंटिंग्स किस टाइप की चीजें होती हैं, शिलालेख क्या होते हैं, कोई भी चीज उसको पता नहीं होता था। तो वो क्या करता था, गुफाओं में आता था, गुफाओं में रहा करता था, पत्थरों में क्या करता था, वह चित्रकारी किया करता था। कभी बाहर उसने शेर देख लिया तो शेर बना दिया, घड़ियाल देख लिया तो घड़ियाल बना लिया, चीता देख लिया तो चीता बना लिया। तो ये क्या करता था, पत्थरों में ये सब चित्रकारी किया करता था। तो ये यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस समय में मनुष्य आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था। आदि मानव का जो युग है वही आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। और उस समय में वह पत्थरों का उपयोग किया करता था, पाषाणों का उपयोग किया करता था। फिर से मैं उस एग्जाम्पल पे ले आता हूं। जैसे वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कुछ चीजें वो जैसे अगर रफ कॉपी अगर उसको दे देते थे तो क्या करता था, कुछ न कुछ चीजें लिखा करता था जिसे हम समझ नहीं सकते थे, जिसे हम नहीं समझ पाते थे। वही चीजें यहां पर मानव सभ्यता में भी हमें देखने मिलती है, जिसे हम जानते हैं आद्य इतिहास काल के नाम से, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस समय का मनुष्य जो मानव है वह लिपि के बारे में जान तो गया था, मगर आज के इतिहासकार उन लिपियों को या उनकी जो पुस्तकें या जो उन्होंने उस समय स्रोत दिए उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस समय के काल को कहा गया है आद्य इतिहास काल। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो मैं बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूं वो इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप ये दोनों चीजों को थोड़ा सा कंपेयर करके समझ सकें और पढ़ने में भी आसानी हो। क्योंकि कई बार होता है कि इतिहास का जो ये प्राग ऐतिहासिक या प्राचीन इतिहास जो है इसे उतने बच्चे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, छात्र जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी रुचि इसमें जाग सके। उसके बाद आता है आपका इतिहास। इतिहास में जो वैदिक साहित्य या वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वहां से आपको लिखित में स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्रोत यहाँ पर मिलते हैं, प्राचीन इतिहास में भी, मध्यकालीन में भी, और जब आधुनिक भारत की भी बात करते हैं तो यहाँ पूरे आपको सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दिन, तिथि, जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राग इतिहास पे फोकस रहेगा, जिसपे आखिरी होते होते तक आप छत्तीसगढ़ में जो इनका प्रभाव है और जो छत्तीसगढ़ में यहाँ से जो स्रोत और सामग्रियां मिली है उसकी रहेंगे चर्चा करेंगे।
इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।